हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताया गया। उससे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप एक मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो वहां पे लास्ट में आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो देख लेना पहले, और उसके बाद फिर ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर में हम शुरू करेंगे एनर्जी से। हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। शायद आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है पहले वर्क के बारे में बात किया हो, पर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद हम एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करें तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई एनर्जी, वर्ड तो आपने सुन रखा होगा कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है, मतलब क्या है। अब एनर्जी का डेफिनेशन कई बार मैंने बच्चों से सुना है, वो देते हैं, आपके लोअर स्टैंडर्ड्स के बुक में भी लिखा रहता है कि एनर्जी इज द स्टोर्ड कैपेसिटी टू डू वर्क। पर इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम ये है कि वर्क अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, हमको पता नहीं है कि वर्क क्या होता है, तो फिर इस डेफिनेशन में वर्क वर्ड यूज करना थोड़ा सही नहीं लगेगा। और आप जिस वर्क की बात करते हैं ना, डेली लाइफ में मैंने बहुत काम किया, वो वाला वर्क और फिजिक्स वाले वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो फिलहाल इस डेफिनेशन को हम रखते हैं साइड में। और एक्चुअली में एनर्जी का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हम इसका सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी बॉडी के एनर्जी का मतलब यह है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के कंडीशन या सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये अगर आप बॉडी का सिचुएशन चेंज कर दो, बॉडी का कंडीशन चेंज कर दो, तो ये जो क्वांटिटी जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं वो एनर्जी भी बदल जाएगा। तो एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी जो बॉडी के सिचुएशन या कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे हम एक आइडिया एनर्जी क्या है इसको लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल सिर्फ एक टाइप के एनर्जी की बात करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने भी सुन रखा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको मैं के लिख रहा हूं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के, और इसका फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, हाफ mv²। एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv.v। v क्या है? बॉडी की वेलोसिटी है, और ये उनके बीच का स्केलर प्रोडक्ट, वेलोसिटी के बीच का स्केलर प्रोडक्ट v.v। देखो a.a का जो वैल्यू होता है वो a² होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो वैसे हाफ mv.v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v²। और ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस फॉर्मूले को रहने दो, और ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, हाफ mv², जहां पे v जो है वो बॉडी का स्पीड है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हम बॉडी के मोशन के साथ एसोसिएट करते हैं। मतलब ये कि अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी के पास एनर्जी है, इसीलिए वो मोशन में है। समझ में आ रहा है? और अगर सपोज करो आपने बॉडी का मोशन चेंज कर दिया तो एनर्जी भी बदल जाएगी। इनफैक्ट ये काइनेटिक एनर्जी आपकी बदल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हम बॉडी के मोशन के साथ रिलेट करते हैं या एसोसिएट करते हैं। अगर बॉडी में मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, बॉडी में जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आया? तो ये सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है कि एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी हम बोलते हैं बॉडी के अंदर है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी। यहां पे बॉडी का जितना ज्यादा स्पीड होगा, हाफ mv² आ रहा है ना, v मतलब स्पीड, बॉडी का जितना ज्यादा स्पीड होगा हम बोलेंगे देखो उस बॉडी में उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। बॉडी अगर रेस्ट पे है, मतलब मोशन में है ही नहीं, मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। ये सिंपल सा मीनिंग है फिलहाल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी की तो बात कर ली हमने, और अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी की बात की है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपके सामने हाफ mv², इसको याद रखना। एनर्जी की बात हो गई, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज योर वर्क। भाई वर्क क्या होता है?
वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है? देखो इसका डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखा होगा सर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर, पर लेकिन वो क्लियर आइडिया नहीं है, वो तो हम उस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वर्क डन का एक्चुअल मीनिंग होता है इट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। वर्क डन मतलब होता है कि हमने एनर्जी ट्रांसफर किया है। सबसे पहले चीज ये याद रखना कि वर्क डन कोई फोर्स करता है। जैसे अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी अगर यहां पे वर्क डन हुआ है तो वर्क डन कौन करेगा? अगर आप फोर्स इस पर एग्जर्ट करोगे तो ये फोर्स वर्क डन करेगा। याद रखना, वर्क डन इज ऑलवेज ड्यू टू अ फोर्स। अगर फोर्स ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं, वर्क डन सिर्फ एक फोर्स कर सकता है। अब वर्क डन की वजह से होता क्या है कि बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। या तो ये फोर्स क्या करेगा, जब फोर्स इस पर लगाते हो आप, तो ये फोर्स बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। जितना एनर्जी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क। मतलब अगर सपोज करो कोई बॉडी है और इस पर मैंने फोर्स लगाया और मैं कह रहा हूं कि मैंने 5 जूल वर्क डन किया। वर्क डन को किससे हम कैलकुलेट करते हैं, किसमें, जूल में, ठीक है, उसका यूनिट है जूल। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इस फोर्स ने इस पर कितना वर्क डन किया है, 5 जूल का वर्क डन किया है, इसका मतलब फोर्स ने इस बॉडी के अंदर 5 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। समझ में आया? वर्क डन मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम या एनर्जी ट्रांसफर टू द बॉडी। देखो वर्क डन नेगेटिव भी होता है। अगर इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स उस बॉडी से एनर्जी छीन रहा है। समझ में आ रहा है? वर्क डन मतलब या तो फोर्स ने बॉडी को एनर्जी दिया या फिर फोर्स ने बॉडी से एनर्जी छीन लिया। जितना एनर्जी वो देता है या फिर जितना एनर्जी वो छीन लेता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका मतलब 5 जूल ऑफ वर्क अगर हुआ है तो या तो 5 जूल ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ है या फिर बॉडी से उतना एनर्जी छीन लिया गया है। सिंपली वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर्ड, राइट। देखो अगर सपोज करो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे ये बॉडी है आपका और हमने अभी तक सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी की बात की है, काइनेटिक एनर्जी की बात की है, ठीक है। तो अगर मान लो ये बॉडी ऑलरेडी यहाँ पे किसी वेलोसिटी से जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे जा रही है और आपने इस पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या करेगा, वर्क डन, ठीक है। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, हो सकता है अब 7 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे, राइट। क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी है तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा, यहां पे जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर इस फोर्स ने वर्क किया। मान लो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो हम बोलेंगे उतना ही इस फोर्स ने इस पे वर्क किया। दिस वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी सिंपली। तो जो भी एनर्जी चेंज हुआ है उतना वर्क डन किया गया है या फिर उतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ। फोर्स ने उतना एनर्जी ट्रांसफर किया इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई। इस केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, फोर्स ने सिस्टम को एनर्जी अगर दिया है, कितना एनर्जी दिया, जितना उसने वर्क डन किया, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है कि फोर्स जो एनर्जी छीन भी लेता है। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ये बॉडी जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि स्पीड है। अगर आप इस वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स लगाते हो, बॉडी ऐसे आगे जा रही है स्पीड से और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी स्लो हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी कम हो रही, इसका मतलब क्या, इस बार फोर्स ने क्या किया, इससे एनर्जी छीन लिया, ठीक है। मान लो 3 जूल ऑफ एनर्जी छीन लिया तो मैं बोलूंगा कि हाँ 3 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है। पर इस बार जो वर्क डन है वो नेगेटिव हुआ है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हुई है। तो जब बॉडी की एनर्जी कम होती है फोर्स द्वारा तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है। बॉडी की एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है। इन शॉर्ट, वर्क डन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम और इट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम।
जितना वर्क डन हुआ है बॉडी में उतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, या तो बॉडी में एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी मिली है बॉडी को, या फिर उतना ही एनर्जी बॉडी से छीन लिया गया है। डिपेंड ये करता है कि सिचुएशन क्या है। वो दोनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। बॉडी से एनर्जी अगर बाहर जा रही है तो हम बोलेंगे कि वर्क डन इस केस में क्या है, नेगेटिव। और वर्क डन करता कौन है, फोर्स करता है। समझ में आया? ओके चलो, अब तो ये समझ में आ गया कि वर्क डन क्या होता है, लेकिन अब हमको वर्क का इक्वेशन चाहिए कि कितना वर्क डन हुआ है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, हमको इसका फॉर्मूला चाहिए। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी एक्चुअली u वेलोसिटी से या फिर u इनिशियल वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, तुमने क्या किया, पीछे से उसको फोर्स लगा के धक्का मारा, और धक्का मारा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। इसका मास मान लो m है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई v। धक्का मारने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, राइट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और ये एनर्जी बेसिकली कहाँ से आया, क्योंकि आपने वर्क किया है, इस फोर्स ने क्या किया, इस पे वर्क किया। तो जितना वर्क किया है उतना ही एनर्जी इसका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। आपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ा होगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन जो लास्ट काइनेमेटिकल, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वो ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये बॉडी जो है इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई और इसका s डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसको आप यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप एक काम करो, m से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2mas आ जाएगा। और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन को, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2mas। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड ना, ये हट जाएगा, बचेगा mas। अब देखो, हाफ mv स्क्वायर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और हाफ mv स्क्वायर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर चेंज हो गई है। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, और एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से आप वर्क डन के डेफिनेशन को या फिर वर्क डन के कॉन्सेप्ट को समझो। वर्क डन मतलब क्या होता है, जितना आपने वर्क किया है या जितना आपके फोर्स ने वर्क किया है उतनी काइनेटिक एनर्जी या उतनी एनर्जी बॉडी की चेंज हो जाएगी। बॉडी की कितनी एनर्जी चेंज हुई है, इतनी एनर्जी चेंज हुई है। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली में वर्क डन है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं 5 जूल वर्क करता हूं तो 5 जूल एनर्जी बदल जाएगी। तो जितनी एनर्जी चेंज हो रही है वही अपना वर्क डन है, उतना ही एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। तो दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। इतना वर्क डन किया है हमने तो इतनी एनर्जी चेंज हुई है। तो इसको मैं वर्क डन W लिख देता हूं, F इंटू एस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया वर्क डन को कैलकुलेट करने का। क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर ये फॉर्मूला एक्चुअली में स्पेशल केस के लिए है। क्यों भाई स्पेशल केस के लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मान रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फॉर्मूला वर्क डन का तभी वैलिड है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो। अब आप बोलोगे सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये क्या गड़बड़ है? देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। हाँ बता रहा हूं मैं, देखो कैसे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा कोई काट है और यहाँ पे एक महिला है। ये महिला क्या कर रही है, इस काट को, एक सेकंड महिला बनाने दो अच्छे से।
नहीं तो घपला हो जाएगा। मान लो मेरे डायग्राम के लिए थोड़ा मुझे क्षमा करना, तो महिला पे ध्यान मत दो, बेसिकली फिजिक्स पे ध्यान दो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहां से ना ये इसको पकड़ के खींच रही है, ठीक है। अब देखो ये जो महिला है वो क्या कर रही है, इस पर फोर्स कहां लगा रही है, इस डायरेक्शन में, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रही है ना। तो ऐसा होता है क्या कि ये जो आपका काट है वो इसके ऊपर ऐसे चला जाता है मुंह पे, ऐसे तो नहीं होता ना। जैसे मान लो काट को अगर आप पकड़ के खींचो तो काट आपके मुंह पे तो नहीं आ जाता। तो फोर्स तो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन काट आपको पता है कि भाई वो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका आगे है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हो जाए तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये डिराइव कब किया था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है वर्क डन का, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तब हम क्या करें, तो क्या वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का सहारा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साइड में रख देता हूं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में चला गया ऐसे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये आपका है फोर्स इस डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, यहाँ पे मैंने आपको देखो कंपोनेंट में डिवाइड करना बताया था वेक्टर्स के अंदर। अगर आपको नहीं आता है तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे जो है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक है, उसका वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट में डिवाइड कैसे करते हैं, पहले तो आप एक्सिस चूज करो। तो हमने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, और उसके बाद आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलावा आपको फोर्स के दो कंपोनेंट्स लेने हैं, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हो, देखो एकदम अच्छे से लेना थोड़ा। ये जो फोर्स है ना, फोर्स का टिप पकड़ो, टिप, और यहां से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे और यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और इसके बाद जो आपका ये पार्ट है ओरिजिन जहां से फोर्स चालू हो रहा है, वहां से एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दो इस पॉइंट पे, और वहीं से एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दो इस पार्ट पे। अब सुनो, थीटा के साथ जो कंपोनेंट लगा रहेगा उसके अंदर कॉस थीटा आता है, तो ये कंपोनेंट का वैल्यू एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और इस कंपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा। जो थीटा से अलग है उस कंपोनेंट का वैल्यू एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। जब हमने दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर दिया, देखो दो कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि अब आप इस फोर्स को भूल जाओ, अब आप ये मान के चलो कि इसको इस डायरेक्शन में, काट को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है एफ कॉस थीटा फोर्स से, और इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है एफ साइन थीटा फोर्स से। समझ में आया? तो ये दोनों फोर्स ही मिला के आपका ये फोर्स एफ बन जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक्चुअली इस एफ फोर्स को दो पार्ट में तोड़ दिया, एफ कॉस थीटा आगे के डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि इस पर यहां और ऊपर फोर्स लग रहा है। एफ कॉस थीटा जो कॉम्पोनेंट है फोर्स का, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ये एफ कॉस थीटा एक्चुअली इस बॉडी को आगे लेके जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये कि लड़की यहां पे खींच रही है, इसका मतलब ये है कि लड़की इसको एफ कॉस थीटा फोर्स से यहां खींच रही है और एफ साइन थीटा फोर्स से ऊपर खींच रही है, ठीक है। और इसी एफ कॉस थीटा फोर्स की वजह से वो आगे जा रहा है, सिंपल। और एफ साइन थीटा फोर्स से इसको ऊपर उठाया जा रहा है। तो अब ये बताओ कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? करेक्ट भाई, यहां पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच के, ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी लग रहा है ना, उसको नीचे खींच के इस, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस पे लग रहा है, जो कि इसको एफ साइन थीटा वाले फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है और इसको ऊपर नहीं उठने दे रहा। समझ में आई बात? तो ये एफ कॉस थीटा इसको आगे लेके जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बताओ? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए।
अब यहां पे तुम देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ फोर्स नहीं था, पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं लग रहा, पर इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम सिर्फ यही वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही इस बॉडी को आगे लेके जा रहा है। समझ में आया? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इस बार क्या है कि वो कंपोनेंट हमको लेना है या फिर वो फोर्स का वैल्यू लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा। इतना फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय एस। समझ में आया? तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा हो तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा वर्क डन का। मान लो अगर इस बॉडी है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आ गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस और इंटू कॉस थीटा। अब किसी भी ऑर्डर में लिखो, मल्टीप्लीकेशन ही है ना, एफ एस कॉस थीटा। अब सुनो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और आपको जो मिल रहा है वो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये कि एक्चुअली में ये जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। और ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो टॉपिक है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसका जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें भी वो पहले वो वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना, फिर ये समझ में आएगा। तो एक्चुअली अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सिंपल। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा को ए डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि ए बी कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी, तो एफ एस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। ओके, और फाइनली हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होता है इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात खत्म। एफ डॉट एस का मतलब ही ये है एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, है ना। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, कॉस थीटा विल बी कॉस 0 एंड कॉस 0 विल बी 1। तो जब फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो अपने आप थीटा 0 हो जाता है और कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो कॉस थीटा जब 1 हो जाता है तो ये पार्ट आपका हट जाएगा और फिर आपका ये फॉर्मूला एफ इंटू एस आ जाएगा, वो अपने आप आएगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है एफ एस कॉस थीटा, या फिर इसी को हमने क्या लिखा एफ डॉट एस, ये कहीं भी यूज कर सकते हो, ये वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होगा, मतलब कैलकुलेशन में, और कब 0 होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा वो बताओ। देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, देखो अगर सपोज करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एफ इंटू एस वर्क डन आ जाता है, वर्क डन तो पॉजिटिव होता ही है। इनफैक्ट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल हो, ये ध्यान में रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल, या एंगल अगर एक्यूट है तो आपका हमेशा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप वर्क डन के लिए क्या करते हो, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा ना। वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, एफ डॉट एस है, और एफ डॉट एस का मतलब क्या होता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू एक्यूट होता है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा अगर, तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, और आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की, कि भाई नेगेटिव वर्क डन कब होगा। नेगेटिव वर्क
डन। नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस होगा। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस, तो इस केस में आपका जो कॉस थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है, और कॉस थीटा नेगेटिव होने की वजह से आपका जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा नेगेटिव आ गया तो आपका ये वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। और ये ऑब्ट्यूस का मतलब क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, 90 से लेकर 180 डिग्री तक ये आपका वैल्यू नेगेटिव ही होगा। तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अगेन इस केस में आपका वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही होगा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस इंटू कॉज 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉज 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इट इज एफ एस। तो अगेन ये नेगेटिव वर्क डन ही होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ऑब्ट्यूस एंगल रहे तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपका वर्क डन जो है वो जीरो कब कब हो सकता है। वर्क डन जीरो, और जीरो वर्क डन, वर्क डन जीरो कब होगा बताओ, सोचो। फॉर्मूला देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अब ऐसे केस में देखो क्या होगा, अगर फोर्स जीरो हो जाए, पहला केस, अगर बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए, फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वर्क डन तो है ही नहीं, क्योंकि वर्क डन करता कौन है, फोर्स ही करता है, फोर्स नहीं, वर्क डन जीरो। सेकेंड केस, आप फोर्स तो लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊं और उसके बाद इस दीवार को या बोर्ड को बहुत जोर से धक्का मार रहा हूं, थक्का मार रहा हूं, मैं परेशान, हताश, निराश, पसीने छूट गए मेरे, इतना जोर से मैंने फोर्स लगाया पर दीवार हिले ही नहीं, दीवार का डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसका मतलब मेरे फोर्स ने वर्क डन जीरो किया है। अब लेकिन रियल लाइफ में अगर सपोज करो आप इतनी मेहनत करोगे तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने कोई काम नहीं किया है। इसलिए रियल लाइफ वाला जो वर्क होता है और फिजिक्स वाला वर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। रियल लाइफ में तो आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिजिक्स में उस वर्क को जीरो माना जाएगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दीवार तो हिले नहीं, तो आपका एस जीरो डालोगे, वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, भले ही आपने कितना भी फोर्स लगा दिया हो, स्टिल वर्क डन विल बी जीरो। तीसरा, कॉस थीटा जीरो हो जाए, तो ये भी आ रहा ना, कॉस थीटा जीरो कब होगा बताओ, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो आपका कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का होने का मतलब ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे फोर्स मान लो यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का यहाँ हो रहा है, तो उनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे केस में आपका वर्क डन जीरो होगा, चाहे कितना भी फोर्स लगा लो और चाहे कितना भी डिस्प्लेस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट विल बी जीरो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो मैं इस मार्कर को लेकर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं मार्कर को पकड़ के आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं जो इस पर फोर्स लगा रहा हूँ उसका तो वर्क डन आएगा, लेकिन इस पर एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और मैं मार्कर को सीधे आगे लेके जा रहा हूं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऐसे परपेंडिकुलर नीचे खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा, मतलब ग्रेविटी इस पर कोई वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां है और फोर्स परपेंडिकुलर नीचे लग रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो इन दिस केस। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ, लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसने वर्क डन किया है, क्योंकि मेरे फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ऐसा है। तो इस केस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? एक और चीज अगर आपको याद होगा तो देखो, अगर सपोज करो हम सन और मून की बात, नहीं सन और मून की नहीं, अर्थ और मून की बात करते हैं। जैसे आपका ये अर्थ है और ये मून है, तो मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ये बोलूं कि भाई आपका मून कहां जा रहा है, तो मून एक्चुअली टेंजेंशियली आगे जाता है। ये मून का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थ उसको जाने नहीं दे रहा है। वो अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और इसका डायरेक्शन बदल देता है। तो अर्थ का जो ये फोर्स है, जो सेंटर की ओर लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो मून के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, क्योंकि मून का डिस्प्लेसमेंट और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? इन जनरल अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, अगर सपोज करो कोई बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है, तो सेंटर की ओर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यहां पे भी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, याद रखना। जो सेंटर की ओर लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और बॉडी आगे जाने की कोशिश करती है। तो सर्कुलर मोशन में याद रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई वर्क डन नहीं कर पाता, उसका वर्क डन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे कहीं भी रहे। चाहे यहां पे रहे तो डिस्प्लेसमेंट यहां जाएगा और फोर्स यहां लगेगा, अगेन 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन सर्कुलर मोशन में हमेशा जीरो होता है, इस रीजन की वजह से। राइट, क्लियर है? तो ये सारा सिचुएशन है जहां पे आपका वर्क डन जीरो होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं अब वर्क डन का यूनिट्स, डायमेंशंस क्या है वो बता दूं, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो का अंत करते हैं। तो देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है बताओ? सबको पता है, इट इज जूल। जूल क्या है ये? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और आप लोगों को पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ये दोनों के बीच में कन्वर्जन है। इसके कुछ और यूनिट्स भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये याद करके रखो कि इसका एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, और ये इन दोनों में कन्वर्जन है। और इसका जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस होता है m1 l2 t-2। ये हम फर्स्ट चैप्टर या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्क डन का डायमेंशन m1 l2 t-2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। इस टॉपिक इस वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बारे में पढ़ा है, और इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।